नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान के इतिहास के तहत राजपूतों की जीवन पद्धति और आदर्श के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मध्यकालीन जो राजपूत शासक होते हैं उनकी जीवन पद्धति के बारे में जान रहे हैं। तो उस समय की जो सामाजिक कुप्रथाएं और सामाजिक बुराइयों का हम जिक्र करें, जिसका प्रचलन राजपूत जाति में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा बाकी अन्य समाज में भी बात की जाए, हमें जो इन कुप्रथाओं का और सामाजिक बुराइयों का प्रचलन देखने को मिलता है, जिसके तहत हमने बात की थी सती प्रथा की। हमने बात की थी किस तरीके से एक जीवित महिला को अपने पति की मृत्यु के पश्चात उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। वह प्रथा हमने कुरीति और जो बुराई के बारे में बात की थी। और उसके पश्चात हमने देखा, जो बात की जाए कन्यावध प्रथा प्रचलन की बात की थी हमने, किस तरीके से जो कन्या का जन्म होते ही उसकी क्या कर दी जाती थी, अफीम सुंघाकर या गला दबाकर हत्या कर दी जाती थी, जिसके पीछे कारणों का भी हमने जिक्र किया। अगर बात की जाए उस समय जो सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि एक कन्या का विवाह करना काफ़ी कठिन होता था, जिस कारण क्या किया जाता था, तत्कालीन समय में राजपूत समाज में देख लो या अन्य जाति समाज में देख लो, क्या किया जाता था, कन्याओं का जो जन्म लेते ही उनकी हत्या कर दी जाती थी। ऐसी कुप्रथाओं का प्रचलन हमें मध्यकाल के दौरान देखने को मिलता है। आज उसी क्रम में हम बात करने वाले हैं बहुविवाह प्रथा, जो एक कुप्रथा का प्रचलन हमें मध्यकाल के दौरान बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुविवाह प्रथा से अगर बात की जाए, सामान्य अर्थों में इसे समझा जाए तो बहुविवाह प्रथा यानी किसी व्यक्ति या स्त्री के द्वारा एक से अधिक विवाह करने की जो प्रथा का प्रचलन है, उसे ही क्या कहते हैं, बहुविवाह कहते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक पत्नियां रखने की जो प्रथा है वही बहुविवाह प्रथा कहलाती है। आज भी हम देखते हैं कई समाज में, जो आदिवासी समाज है, समुदाय है, उनके अंदर हमें जो बहुविवाह प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है। ये एक सामाजिक बुराई अगर देखा जाए तो, और मूल रूप से अगर बात की जाए तो मध्यकालीन राजपूतों के पतन का भी कहीं ना कहीं ये कारण रहती है। कौन सी? बहुविवाह प्रचलन की जो प्रथा है। बहुविवाह, एक से अधिक जो स्त्रियां रखने का, पत्नियां, उपपत्नियां रखने का रिवाज हमें जो क्या देखने को मिलता है, मध्यकाल के दौरान बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से जो इसका प्रचलन होता है, इसके प्रचलन के पीछे को क्या कारण उत्तरदायी। अगर धर्मशास्त्रों की बात की जाए, भारतीय धर्मशास्त्रों की बात की जाए, तो भारतीय धर्मशास्त्रों में तो बहुविवाह प्रथा को निषेध बताया गया है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में जो बहुविवाह करने की जो अनुमति जो हमारे धर्मशास्त्रों के द्वारा दी जाती है, स्मृतियों के द्वारा दी जाती है, लेकिन ये मध्यकाल के दौरान इसका प्रचलन बहुत ही ज़्यादा देखें। मध्यकाल की बात की जाए तो राजपूत काल, यानी जो राजपूत शासन रहता है, उसके पश्चात जो मुस्लिम शासक आक्रांता भारत में आ जाते हैं, और जैसे कि दिल्ली सल्तनत का काल है, मुग़ल काल है, उसी दौरान जो राजपूत शासकों में बहुविवाह का प्रथा का हमें जो प्रचलन अत्यधिक देखने को मिलता है। तो धर्मशास्त्रों में तो निषेध है, हमने देखा। अगर बहुविवाह प्रथा का उल्लेख किया जाता है तो धर्मशास्त्रों में तो इसे निषेध बताया गया है, और लेकिन कई परिस्थितियों में जो उनके द्वारा जो बहुविवाह करने की जो अनुमति दी जाती है, जिसके अनुसार बात की जाए मध्यकाल में कब इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ जाता है। अब बात करें तो प्राचीन काल में इसका ज़्यादा अस्तित्व हमें देखने को नहीं मिलता है, और ये किस तरीके से अस्तित्व में आती है इसके बारे में कहना काफ़ी कठिन कार्य है। और अगर बात की जाए तो मध्यकाल में जो राजपूत समाज है, इसमें जो बहुविवाह प्रथा का प्रचलन हमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक देखने को मिलता है। इसके अस्तित्व के कारण की बात की जाए तो वो हम नहीं बता सकते, वो काफ़ी कठिन कार्य है कि ये जो पहले से इसका क्या अस्तित्व था। अब मध्यकाल के दौरान जो बात की जाए, शासक होते हैं राजा महाराजा, और दरबारी लोग हैं, सामंत लोग हैं, अभिजात्य जो राजपूत वर्ग के लोग हैं, यानी कि जो कुलीन लोग हैं, धनी लोग हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता था, एक से अत्यधिक विवाह किए जाते थे, और एक से अधिक पत्नियां रखने का जो रिवाज हमें यहाँ देखने को मिलता है। और उस समय ये जो प्रथा क्या थी, सामान्य प्रथा की तरह हमें इसका प्रचलन देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसकी बात की जाए, अस्तित्व में आने की भी जो बात की जाए, इसका कारण बताया पाना जो काफ़ी कठिन है बताया जाना। अगर बात की जाए, अब इसमें बताया जाता है, कई अलग अलग जो बात की जाए इतिहासकारों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा अपने अपने मत प्रतिपादित किए जाते हैं, जिनके अनुसार कि ये कहा जाता है मध्यकाल के कारण जो बात की जाए बहुविवाह प्रथा का प्रचलन
तो उनके द्वारा बताया जाता है कि मध्यकाल में जो निरंतर युद्ध राजपूत शासकों को करने पड़ते हैं अगर बात की जाए, क्योंकि इसी समय तुम देखते हो विदेशी आक्रांतों का आक्रमण होता है, मुस्लिम आक्रमण का, तो निरंतर युद्धों में जो ये व्यस्त रहते थे, उसी कारण जो इनके द्वारा क्या किया गया था, जो एक से अधिक विवाह मतलब रति सुख भोगने के लिए अगर बात की जाए, रति सुख भोगने के लिए इनके द्वारा क्या किया जाता था, इस उद्देश्य से जो एक से अधिक विवाह इनके द्वारा किए जाने लगे और पत्नियां इनके द्वारा रखी जाने लगी। अगर निरंतर युद्धों की बात की जाए तो युद्धों में ये परंपरा भी हमें देखने को मिलती है कि जब किसी शासक के द्वारा दूसरे शासक को पराजित कर दिया जाता था तो उस दौरान जो उनमें मित्रता स्थापित करते वक्त या पराजित शासक के द्वारा जो अपनी पुत्री है या बहन का विवाह उसके साथ जो विजित होता था उसके साथ कर दिया जाता था। और ये प्रथा है उसका भी प्रचलन हमें देखने को मिलता है कि युद्ध में जो विजय के पश्चात जो जितनी भी चीज़ें हाथ लगती वो उसे इनाम स्वरूप मानते। तो युद्ध के दौरान जो महिलाएं भी उन्हें हाथ में लगती थी उन्हें क्या माना जाता था, अपना इनाम माना जाता। इसी कारण उनके द्वारा एक से अधिक पत्नियां रखने का प्रचलन हमें मध्यकाल के दौरान देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो अभिजात्य वर्ग है यानी कि जो राजपूत है, कुलीन वर्ग के लोग हैं, उसके अलावा जो शासक है, सामंती, दरबारी, सामाजिक व्यवस्था ये ऐसी हो जाती है कि जिसमें जिस व्यक्ति के एक से अधिक पत्नियां होती है, मतलब जिस व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां होती है उसकी प्रतिष्ठा मानी जाती है। और एक तरीके से ये जो रहने का लिविंग स्टैंडर्ड हमें देखने को मिलता है जिसके तहत जिस व्यक्ति के यहाँ बात की जाए एक से अधिक पत्नियां हैं तो उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा का वह सूचक माना जाएगा। यानी जो व्यक्ति जितनी पत्नियां रखता है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा उतनी ज़्यादा होती है। उसी समय के दौरान हमें जो ये जो विवाह अगर बात की जाए बहुविवाह प्रथा का शौक हमें देखने को मिलता है। अभिजात्य राजपूत वर्ग में इसे का अत्यधिक शौक हमें देखने को मिलता है। हालांकि इसके जो काफ़ी जो बात की जाए नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन सामाजिक स्थिति का किसी व्यक्ति का अगर आंकलन किया जाए उस वक्त ये परंपरा हमें देखने को मिलती है। तो उस सामाजिक व्यवस्था का स्थिति सामाजिक स्थिति का आंकलन किसके आधार पर होता था कि कितनी तो इसके पत्नियाँ हैं, कितनी उपपत्नी है, इनकी संख्या के आधार पर ही किया जाता है। मध्यकाल के दौरान देखते हैं हम जो शासकों के द्वारा जो अलग से हरम रखा जाता है और उनकी जो कई पत्नियां जो वैवाहिक संबंध जो कई रियासतों के साथ कई राजघरानों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं तो उनके द्वारा जो अलग अलग स्थान पर अपनी पत्नियों को रखने की व्यवस्था की जाती है। और बात की जाए उनके लिए अलग से हरम की व्यवस्था मुगल काल के दौरान भी हम देखते हैं। मध्यकाल का जो भाग है उस वक्त जो अलग से जो हरम की जो मुगल शासकों में जो प्रथा है उससे भी कहीं ना कहीं ये जो क्या है बहुविवाह प्रथा क्या प्रभावित होती है। और ये बहुविवाह प्रथा का प्रचलन राजपूतों में जो बात की जाए मुगलों के आने के बाद और जो यहाँ बात की जाए दिल्ली सल्तनत के दौरान भी देखने को उसका प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मुस्लिम शासकों के द्वारा भी कई विवाह जो किए जाते थे उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिलता है। इस बहुविवाह प्रथा के जो नुकसान भी हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। जो बात की जाए राजघरानों में मुख्यतः कलह का कारण जो ये बहुविवाह प्रथा होती है, एक से अधिक जो पत्नियां होती, ऐसे कम ही उदाहरण मिलते हैं जो आपस में तालमेल के साथ रह सकती थी, लेकिन ये उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो इनमें मतभेद हमें देखने को मिलते हैं, जिसी कारण से क्या होता है राजघरानों में जो क्लेश और कलह होने लगती है, जिस कारण से जो कुचक्र और षड्यंत्र भी रचे जाने लगते हैं। देखते हैं हम कई उदाहरण ऐसे होते हैं जिसमें पत्नी के द्वारा जो अपने पति की हत्या कर दी जाती है और जो कई बार अपने पुत्र की हत्या कर दी जाती है। ऐसे कई उदाहरण राजघरानों में हमें देखने को मिलते हैं और इनके पतन का मूल रूप से अगर बात की जाए तो यही कारण हमें देखने को मिलता है। उस वक्त मध्यकाल के दौरान कहा जाता है कि बहुविवाह प्रथा का इतना प्रचलन हमें देखने को मिलता है कि औसतन एक व्यक्ति के द्वारा जो मध्यकाल में राजपूत शासकों के द्वारा 9 पत्नियाँ रखी जाती थी। अब बताओ तुम प्रेजेंट टाइम में तुम जो अगर तुलना करो इसकी और देखो कल्पना करो कि 9 पत्नियों को रख पाना संभव होता है नहीं होता है, लेकिन उस समय तो ये भी उस वक्त भी काफ़ी कठिन कार्य रहा। लेकिन सामाजिक व्यवस्था ये हमें ऐसी देखने को मिलती है। वर्तमान समय में देखो तुम इसकी तुलना करके तो ये काफ़ी थोड़ा अजीब सा लगता है। और उस कारण जो बड़ी पत्नी होती थी जो बात की जाए उसे बड़ी कहा जाता था, उसके अलावा जो छोटी पत्नी होती है उसे लौड़ी कहा जाता था यानी छोटी। ठीक है, तो ये हमारे जो मूल जो बात की जाए सामान्य भाषा में भी जो प्रचलन का शब्द हमें देखने को मिलता है। और उसके अलावा बात की जाए तो इस तरीके से जो वैवाहिक जो बहुविवाह प्रथा का प्रचलन हमें मध्यकाल के दौरान देखने को मिलता है।
तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने जो जिस कुप्रथा के बारे में बात किया, जो राजपूतों में इसका काफ़ी प्रचलन हमें मध्यकाल के दौरान देखने को मिलता है, वह कुप्रथा कौन सी होती? बहुविवाह प्रथा होती, जिसके तहत एक व्यक्ति के द्वारा, एक शासक के द्वारा एक से अधिक पत्नियां रखने का रिवाज हमें देखने को मिलता है, परंपरा देखने को मिलती है। जिसके तहत मध्यकालीन शासकों में अगर बात की जाए, मध्यकाल के दौरान औसतन एक व्यक्ति के द्वारा 9 पत्नियां रखने की जो परंपरा और रीति रिवाज हमें देखने को मिलता है। हो सकता है आज जो समस्या हमारे समक्ष लिंगानुपात की समस्या आ रही है, उसी कारण, जो उसी सामाजिक व्यवस्था के कारण ये समस्या हमें देखनी पड़ रही है। हो सकता है उस वक्त जो एक व्यक्ति के द्वारा इतने जो विवाह करने की प्रथा का प्रचलन हमें देखने को मिलता है, जिसी कारण से ये सामाजिक व्यवस्था वर्तमान समय तुम देखोगे लिंगानुपात तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है। इसी वजह से जो क्या होती कठिनाई आती है वर्तमान समय में। तो कई समाज है, कई जगह तुम देखोगे, कई स्टेट में जो लिंगानुपात कम होने के कारण कई लड़कों के विवाह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो उस वक्त की गई गलती का खामियाजा हो सकता है इन पीढ़ियों का आज भुगतना पड़ रहा है। और इसकी बात की जाए तो बहुविवाह प्रचलन की, तो उस वक्त मध्यकाल के दौरान जितने भी शासक है, सरदार है और सामंत है, दरबारी है, जो अभिजात्य जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, उनके द्वारा जो एक से अधिक पत्नियां रखी जाती थी और इसे अपना सामाजिक स्टेटस समझा जाता था, जिसके तहत उनके द्वारा इसे अपने प्रतिष्ठा का सूचक भी माना जाता था। और किसी व्यक्ति की बात की जाए, सामाजिक हैसियत अगर बात की जाए, सामाजिक स्थिति का आकलन भी उसी आधार पर किया जाता था कि उसके कितनी पत्नियाँ हैं, कितनी उपपत्नियाँ हैं। हालांकि इनके दूरगामी परिणाम काफ़ी बुरे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। वर्तमान समय में हो सकता है कि हम उन्हीं कारणों, जो इसी प्रथा के जो परिणामों को भुगत रहे हैं, जो आज वर्तमान समय में जो लिंगानुपात की हम कमी देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये जो बहुविवाह प्रथा इसके लिए क्या है जिम्मेदार हमें देखने को मिलती है। उस वक्त हम देखते हैं कि मध्यकाल के दौरान जो निरंतर काफ़ी युद्ध होते रहते हैं, शासकों के द्वारा युद्ध लड़े जाते हैं। उन युद्धों के दौरान जो पराजित शासक होते थे, उनके जो शेष बचे हुए लोग होते थे, उनको जो गुलाम बना लिया जाता था। कई दफ़ा जो महिलाएं जो बच जाती थी, उनसे विवाह जो विजय पक्ष के लोग होते थे, जिस शासक के द्वारा जिस पर विजय की जाती थी, तो जीतने वाले शासक के द्वारा उन्हें जो अपने हरम में शामिल कर लिया जाता था, अपनी पत्नी बना लिया जाता। ऐसी प्रथा का प्रचलन हमें देखने को मिलता है, जिसी कारण जो आज हो सकता है कि ये धीरे धीरे, हालांकि ये बुराई जो काफ़ी सामाजिक कुप्रथा काफ़ी कम हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। आज भी कई सामाजिक संगठनों के द्वारा जो इसका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो बात की जाए, हिंदू विवाह मैरिज एक्ट वगैरह कई पारित किए गए संसद में, जो विवाह से संबंधित अधिनियम है जो पारित किए गए। तो ये प्रथा इस तरीके से इसका प्रचलन हमें देखने को मिलता है। इसमें कोई ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है। हमें अगर बात की जाए बहुविवाह प्रथा के प्रचलन के बारे में, सामान्य सी बात है। एक से अत्यधिक जो विवाह किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, उसे ही बहुविवाह कहा जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और इसके अलावा जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित किसी तरह की जो आपकी राय या सुझाव हो, और या कोई इतिहास विषय से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा, उत्सुकता हो, उसे भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। और अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव वो भी आपकी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।